क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे सर ने आपको बताया था कि एक पूरी टीम तैयार हो गई है आपके लिए यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए, और जितने भी स्टेट लेवल की भर्ती परीक्षाएं हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल की, उसकी तैयारी के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे, ठीक है ना। उसी क्रम में आज हम सी टेट का सॉल्व पेपर CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का आपके सामने लेकर आए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। नंबर 1 ऑप्शन भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। ऑप्शन नंबर 2 एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषताएं स्थूल पेशीय बाधिता हैं। ऑप्शन नंबर 3 एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ऑप्शन नंबर 4 एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेशशील व्यवहार है। तो हम डिस्ग्राफिया के बारे में जैसा पहले भी लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये एक क्या है, तंत्रिका, एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता, ये क्या है, एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। इसका ये ऑप्शन ठीक होगा, नंबर 3। नंबर 2 प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पटाचार्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तीव्र गति से पटाचार्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, तो उसका जो आंसर हुआ नंबर 1 विभेदित निर्देशन, नंबर 2 संवर्धन, नंबर 3 त्वरित गतिवर्धन, नंबर 4 विसर्जन। तो इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका वो होगा त्वरण गतिवर्धन। क्वेश्चन नंबर 3 शिक्षक को समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे ऑप्शन नंबर 1 पटाचार्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, नंबर 3 अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, नंबर 4 विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि विविधता को एक बाधा के रूप में कोई भी टीचर नहीं देगा, बल्कि उसको अवसर के रूप में देखना चाहिए। ये आप लोगों ने पढ़ा है और हम आपको ये बता भी रहे हैं कि विविधता को एक बाधा के रूप में ना देखकर एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हुआ पटाचार्य को अनुकूल करें, राइट आंसर है। विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, ये भी ठीक है। स्वयं के अंदर पूर्वाग्रहों की जांच करें, तो इसका जो सही आंसर हुआ ये भी ठीक है। तो इनमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में 1 2 3 4 नहीं, ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 1 2 और 3, हाँ ये वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, 1 2 और 3 ऑप्शन ठीक है, चौथा वाला गलत है। शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब यहाँ पे प्रारंभिक शैशवावस्था और दूसरी प्रारंभिक बाल्यावस्था, दो अवस्थाओं की बात कही गई है। तो प्राथमिक शैशवावस्था में तो प्राथमिक ही होगी, हम जानते हैं, और जब प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी तो उसमें हो जाएगा माध्यमिक। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, प्राथमिक और माध्यमिक। क्वेश्चन नंबर 5 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। नंबर 3 भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, क्योंकि जब भाषा का विकास अच्छा होगा तभी भी सुगम होगा। अब लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खड़ा करना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ये इसका कौन सा आंसर होगा, उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, परंपरागत स्तर या पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका होगा परंपरागत स्तर। कौन सा आंसर सही होगा इसका होगा सही परंपरागत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कारण क्या है इसका, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो अभिकथन और कारण, इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 का जो होगा ए और आर दोनों सही है, ये भी सही है और ये इसका कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर की आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम। अधिगम के आकलन के लिए मुख्य लक्ष्य क्या है? तो अधिगम के आकलन के लिए मुख्य लक्ष्य होगा नंबर 1 उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिसमें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 2 विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, नहीं ये भी नहीं होगा। नंबर 3 विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिससे उसका उपयोग अधिगम के सुधार के लिए किया जा सकता है, ये हो सकता है। अभी चौथा ऑप्शन और देखते हैं, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना, ये भी गलत है। तो जो हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 3 सही होगा। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना तथा जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो इसमें कितने वर्ष के शामिल हो सकते हैं? नंबर 1 12 वर्ष, नंबर 2 1 वर्ष, नंबर 3 3 वर्ष, नंबर 4 7 वर्ष। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा नंबर 3 वर्ष। ठीक है। कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। कैसे की है? नंबर 1 सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नंबर 2 नारीवादी दृष्टिकोण से, नंबर 3 आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर और नंबर 4 केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो जो आलोचना करी है कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा नंबर 2 नारीवादी दृष्टिकोण से। ठीक है। 10वीं का कौन सा आंसर होगा? दूसरा सही होगा। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही नंबर 1 कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कारण संबंध, नंबर 2 केंद्रीयन। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा केंद्रीयन। विशेषताओं में से एक है, क्या है? केंद्रीयन है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में डैश और सोच डैश है जबकि माध्यमिक बाल्यावस्था में दोष और सोच डैश है। तो इसमें जो होगा नंबर 1 धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर है और तार्किक। नंबर 2 स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी और तार्किक। स्थिर है, तार्किक, धीमी और आत्मकेंद्रित। नंबर 4 धीमी, तार्किक, स्थिर है और आत्मकेंद्रित। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की वृद्धि कैसी होती है? स्थिर। ठीक है। और सोच कैसी है? कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, क्योंकि बच्चा है तो वो आत्मकेंद्रित रहेगा। ठीक है। और जबकि बाल्यावस्था में क्या हो जाएगा? इसकी गति कैसी हो जाएगी? धीमी, और सोच कैसी हो जाएगी? तार्किक। वो हर चीज़ पर प्रश्न करेगा, हर चीज़ को पूछेगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 2। निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के रूप में काटना, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो गतिक कौशल कौन सा होगा? गतिक कौशल होगा तैरना, गतिक कौशल। ठीक है। 13वें का राइट आंसर 2। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश के सिद्धांतों का पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास के किसका पालन करते हैं? तो इसका जो होगा एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल। नंबर 2 शीर्षगामी, अवरोही, समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। नंबर 3 समीपस्थ, अवरोही, शीर्षगामी, आंतरिक से बाहरी। नंबर 4 विभेदीकरण सरल से जटिल और एकीकरण जटिल से सरल। तो इसका जो होता है 14वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी दूसरे नंबर का होगा, क्योंकि शीर्षगामी होगा सिर से पैर की ओर और समीपस्थ आंतरिक से बाहर की ओर। हमने ये पढ़ भी रखा होगा, आंतरिक से बाहर की ओर हमने ये पढ़ भी रखा होगा। ठीक है ना। तो शीर्षगामी, अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहर की ओर, ये आंसर इसका ठीक होगा। नंबर 15 हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो ये बुद्धि वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जब हम आपको लेक्चर लेके आएंगे तो किसके लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक होती है। तो नंबर 1 भाषिक अंतर्व्यक्तिक, नंबर 2 दिक्स्थान अंतर्व्यक्तिक, नंबर 3 अंतर्व्यक्तिक दिक्स्थान, नंबर 4 अंतर्व्यक्तिक या भाषिक। तो 15वें का जो आंसर होगा वो होगा नंबर 3 अंतर्व्यक्तिक और दिक्स्थान, अंतर्व्यक्तिक और दिक्स्थान। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है?
अधिगम किस पर बल देता है? नंबर 1 बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, नंबर 2 सीखने में पुनर्विलन की भूमिका पर, नंबर 3 आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, नंबर 4 एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। सही आंसर होगा 16वें का, वो होगा आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। बच्चों के में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? समस्या समाधान कौशल को बढ़ा रहे हैं तो कौन सा तरीका सही होगा? नंबर 1 स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये नहीं। घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, नहीं। नंबर 2 17 में का नंबर 2 कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित, कठिन समस्याओं से बचने के लिए अगर हम प्रोत्साहित करें तो ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया। नंबर 3 उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, अगर हम समस्याओं का तैयार समाधान देंगे तो वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये तीनों गलत हो गए। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, ये बिल्कुल सही आंसर हुआ, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर देने चाहिए सीखने के और उनकी बुद्धि को तीव्र करने के लिए। ठीक है ना। नंबर 18 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन नंबर A, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ये तो सही लग रहा है। ठीक है, देखते हैं कारण। और सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, ये भी ठीक लग रहा है, क्योंकि सारे बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित भी होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। आंतरिक रूप से प्रेरित तो होते हैं, लेकिन सीखने में सक्षम वो बच्चे पर डिपेंड करेगा कि वो है या नहीं है। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर सही हुआ 18 में का नंबर 2, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यानी दोनों ये सही है। सीखने में सक्षम भी होगा, आंतरिक प्रेरित भी होगा। नंबर नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? ये हमेशा याद रखना, जहाँ नहीं हो उसको अंडरलाइन कर लेना है हमें। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? संगठन, नंबर 2 वर्गीकरण, नंबर 3 वैचारिकता, नंबर 3 गैर प्रासंगिकता। संगठन तो देता है, ठीक है ना, वर्गीकरण भी देता है और वैचारिकता भी। इसका जो राइट आंसर होगा 19 का वो होगा 4, गैर प्रासंगिकता। ठीक है ना। बाकी तो ये सभी अधिगम की क्रिया के दौरान योगदान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 20 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो जिनमें विद्यार्थियों को अपनी सोच व विचार करने की आवश्यकता होती है? सोच और विचार करने की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रश्न का उदाहरण। ठीक है ना। तो नंबर 1 वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? नंबर 2 क्रिया की परिभाषा क्या है? नंबर 3 आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? नंबर 4 कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? तो 20 में का जो आंसर होगा ये लास्ट वाला, कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। ठीक है ना, ये आंसर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं 21 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? मुझे नंबर 1 मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। मैं परीक्षा में फेल हुआ क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। नंबर 3 शिक्षा के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। या मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो इसमें जो आंतरिक पूछा है, आंतरिक आरोपण का जो होगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, वो आंतरिक आरोपण कर रहा है, तो स्वयं के बारे में बोल रहा है। ठीक है, उनके बारे में बोल रहा है। ठीक है ना। तो किसका आंसर होगा नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं 22, निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ऐसा है भी, हम आमतौर पर देखते भी हैं कि छोटे बच्चे इसी तरह से अपना व्यवहार रखते हैं जैसा इसमें लिखा हुआ है। 22वें नंबर का जो आंसर सही होगा अभी देखते हैं। कारण क्या है? बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या एक लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये भी ठीक है, यानी दोनों क्वेश्चन और आंसर सही लग रहे हैं। ठीक, मतलब दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, कारण भी सही है और इसका अभिकथन भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, लेब वायुगोत्री के अनुसार डैश बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नंबर 1 मूर्त पुरस्कार, नंबर 2 सहकर्मी सहयोग, नंबर 3 सामाजिक अलगाव, नंबर 4 मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसका जो 23 में का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, सहकर्मी सहयोग। लेब वायुगोत्री के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
नंबर 24 लेब वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? नंबर 1 बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका। नंबर 2 संज्ञानात्मक अपरिवर्तकता का प्रतीक है। नंबर 3 विकासात्मक देरी का संकेत है। नंबर 4 बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो 24वें का ये सबसे सही आंसर कौन सा होगा? ये चौथा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक सही तरीका है आंतरिक वाक्य जो है, ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर 25। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। नंबर 1 परम तर्क। नंबर 2 जीववादी चिंतन। नंबर 3 केंद्रीय। नंबर 4 परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो इसका जो होगा जीववादी चिंतन, क्योंकि वो ये समझ रही है कि जिंदा है, ठीक है ना, जो हमारी शर्ट को बांधे रखता है। तो इसका जो आंसर होगा जीववादी चिंतन होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है? नंबर 1 कल्पना को तत्व को अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता। नंबर 2 उन्नत सामाजिक भावनात्मक परस्परिकता। नंबर 3 बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। नंबर 4 संवाद कौशल का उच्च स्तर। तो जो 26 का जो आंसर सही होगा वो होगा नंबर 3 बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। अगर हम इसको ये हमारी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, स्वलीनता वाले विद्यार्थी, तो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में आप जा सकते हैं ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म। तो यहाँ ऑटिज्म जो लिखा है ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे की बात हो रही है, ठीक है ना, स्वलीनता, ठीक। और अब आवर्ती व्यवहार कौन से करते हैं? और जो ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कंटकों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 27 अभिकथन ए। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। सही है। कारण क्या है? जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। ये कारण भी इसका सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 28 पर। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है? कौन सा होना चाहिए? नंबर 1 तथ्यों को रटना, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 यंत्रवत याद करने की पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना। नंबर 3 समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। नंबर 3 समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। नंबर 4 समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो 28 का जो आंसर होगा यही होगा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। बाकी इनमें से कोई नहीं होगा, ये सब गलत है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा नंबर 2 मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ती है। नंबर 3 जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। नंबर 4 तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर बढ़ती है। प्रभावी ढंग से कब सीखेगा बच्चा? तो इसमें ध्यान देने की बात है, जब प्रभावी ढंग से कब सीखेगा? जब वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेगा। पहले सामान्य चीज सीखेगा फिर विशिष्ट की ओर बढ़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन हुआ नंबर 1 ठीक हुआ, ठीक है। राइट क्या है ना? ऑप्शन नंबर 1। नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। नंबर 1 महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। नंबर 2 की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। नंबर 3 को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। नेगेटिव वर्ड आ गया तो होगा ही नहीं। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। बाधा और अवरोध नेगेटिव है, सेंटेंस है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक। तो इस तरह से हम आज का ये CDP का 2023 अगस्त 20 में आया हुआ पेपर को हमने सॉल्व किया है। तो इसी के साथ इसके CTET के 2023 के 20 अगस्त के और भी जो पार्ट है हम एक एक करके सबका सॉल्यूशन लाएंगे। बस आप पंचऋषि क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें आपकी तैयारी के लिए और भी जो नई नई चीज़ें हैं हम वो आपको लेकर आएंगे और उसमें डेली करंट भी पढ़ाया जाता है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना। तो हम ये एक एक करके और भी सीरीज़ में लाएंगे, पूरा पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। अगले वीडियो तक के लिए